फ्लर्टी डेवर इनोसेंट साड़ी, दिल की चल गई ये सवारी। फ्लर्टी डेवर इनोसेंट साली, फ्लर्टी डेवर इनोसेंट साली। राहुल मेन गेट के पास खड़े होकर बड़े बेसब्री से लड़की वालों के आने का इंतजार कर रहा था। तभी एक चमचमाती कार और एक बड़ी सी बस आकर टेंट के ठीक बाहर रुकी। राहुल ने बस को देखते ही गुड्डू से कहा, भाई गुड्डू, लगता है साली साहिबा अपना पूरा खानदान साथ लेकर आई हैं। बस का दरवाज़ा खुला और एक एक करके सारे रिश्तेदार उतरने लगे। राहुल और गुड्डू ने मुस्कुराते हुए सबका स्वागत किया। इसके बाद कार का दरवाज़ा खुला जिसमें से जिया की माँ, जिया के पापा, उसका बेस्ट फ्रेंड करण और उनके पीछे उतरी जिया। जिया ने उस वक्त ऑफ शोल्डर स्टाइल का एक बेहद खूबसूरत पेस्टल ब्लू कलर का लॉन्ग फ्लेयर्ड गाउन पहना हुआ था। राहुल ने आगे बढ़कर बड़े अदब से सबका स्वागत किया, लेकिन हमारी मासूम साली जिया का वेलकम उसने कुछ अलग ही अंदाज में करने की ठानी थी। जैसे ही जिया टेंट के गेट के पास पहुंची, राहुल ने अपनी जेब में छुपा छोटा सा रिमोट दबा दिया। रिमोट दबाते ही गेट के ऊपर लगे गुब्बारे जोर के धमाके के साथ ब्लास्ट हो गए और उन गुब्बारों के अंदर से ढेर सारा चमकीला ग्लिटर पाउडर सीधे नीचे गिरा, जो जिया के खुले बालों और उसके सुंदर कपड़ों पर जाकर चिपक गया। जिया झल्ला उठी और गुस्से में बोली, ये कैसी अजीब हरकत है, सारा मूड खराब कर दिया। राहुल ने अनजान बनते हुए मासूम चेहरा बनाया और बोला, अरे साली साहिबा, गुस्सा मत होइए, लगता है कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है। वैसे भी आज की पार्टी में ड्रेस कोड है, आपको तो कपड़े बदलने ही थे। उस तरफ चेंजिंग रूम है, वहां जाकर ड्रेस चेंज कर लीजिए और हाँ, अपने बाल भी ठीक कर लेना। जिया ने पैर पटकते हुए गुस्से में कहा, ये सब आपने जानबूझकर किया है ना, ताकि कल के जूतों का बदला ले सको। पर कोई बात नहीं मिस्टर देवर जी, मैं किसी भी ड्रेस में अच्छी लगती हूँ, आप मेरा ग्लैमर कम नहीं कर सकते। इतना बोलकर वो पूरे टशन में चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। जब जिया चेंज करके बाहर आई तो वहां खड़े राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। जिया ने उस वक्त एक बेहद गॉर्जियस डार्क रॉयल ब्लू कलर का ग्लिटरी नाइट गाउन पहना हुआ था, जिसमें वो किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। जिया को इस नए लुक में देखकर राहुल की आंखें फटी की फटी रह गईं, वो बस उसे एकटक देखता ही रह गया। अगले सीन में जिया मेहमानों के बैठने वाले सिटिंग एरिया की तरफ बढ़ी, जहां कुर्सियां लगी हुई थीं। जैसे ही वो आगे की एक कुर्सी पर बैठने लगी, राहुल फौरन बीच में आ गया और बोला, रुको रुको साली साहिबा, ये सामने वाली सीट वीआईपी सीट है, इस पर बैठने के पैसे लगेंगे। जिया ने हाथ कमर पर रखे और अड़कर बोली, अब तो मैं इसी कुर्सी पर बैठूंगी और आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगी। राहुल ने गुड्डू की तरफ देखकर एक शातिर मुस्कान दी और बोला, ऐसे कैसे नहीं दोगी, इस सीट का चार्ज 1001 रुपये है, पहले पैसे निकालो फिर बैठने मिलेगा। जिया ने चालाकी दिखाते हुए कहा, अच्छा जी, रुकिए, मैं अभी विशाल जीजू को बुलाकर बोलती हूँ कि वो आपको 1001 रुपये दें, फिर देखना आपकी क्लास कैसे लगती है। जीजू का नाम सुनते ही राहुल ने डरने का नाटक किया और हाथ जोड़कर बोला, अरे नहीं नहीं, जीजू को मत बताना बाबा, ठीक है, तुम मुफ्त में ही बैठ जाओ। जिया अपनी जीत की खुशी में जैसे ही रौब से उस कुर्सी पर बैठी, वैसे ही कड़कड़ाहट की आवाज हुई और वो कुर्सी सीधे बीच में से टूट गई। जिया धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। दरअसल ये राहुल का ही एक नया मास्टर प्लान था। उसने पहले ही उस कुर्सी के स्क्रू ढीले कर दिए थे और जानबूझकर वीआईपी सीट का नाटक किया था, ताकि जिया जिद में आकर उसी कुर्सी पर बैठे। वहां मौजूद सारे मेहमान और दोस्त जिया को इस तरह गिरते देख जोर जोर से हंसने लगे। राहुल ने पेट पकड़कर हंसते हुए फिर से नाटक किया, अरे अरे साली साहिबा, मुझे नहीं पता था कि आपका वजन इतना ज्यादा है कि ये बेचारी कुर्सी ही उसे झेल नहीं पाई। जिया गुस्से से लाल पीली हो गई। वो फौरन खड़ी हुई, अपने कपड़े झाड़े और राहुल की तरफ उंगली दिखाकर चिल्लाई, मिस्टर राहुल, तुम्हें तो मैं अब जिंदा नहीं छोड़ूंगी। राहुल ने पीछे कदम हटाए, अपनी वही फ्लर्टी स्माइल दी और आंख मारते हुए बोला, अरे पहले पकड़ो तो सही साली साहिबा, छोड़ने की बात तो बाद में करेंगे। करण और जिया एक तरफ खड़े होकर आपस में बात कर रहे थे। जिया ने मुस्कुराते हुए कहा, करण, जरा मेरे फोन से मेरी कुछ अच्छी सी फोटोज क्लिक कर दोगे? करण ने तुरंत अपना फोन जेब में रखते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं जिया, लाओ अपना फोन दो, मस्त फोटोज लेता हूँ। जिया जैसे ही फोन निकालने के लिए अपने पर्स में हाथ डालती है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। पर्स खाली था, फोन वहां नहीं था। जिया घबराकर चारों तरफ देखने लगती है, लेकिन फोन कहीं नजर नहीं आता। करण तुरंत जिया का नंबर डायल करता है, पर जिया का फोन साइलेंट पर होने की वजह से कोई आवाज नहीं आती। जिया की सहेलियां भी वहां आ जाती हैं और सब मिलकर सोफे के पीछे टेबल के नीचे फोन ढूंढने लगती हैं, पर फोन का कहीं कोई अता पता नहीं मिलता।
तभी दूर खड़ा राहुल अपनी जेब से वही हाईटेक चश्मा निकालता है और उसे पहनकर पूरे एरिया को स्कैन करने लगता है। चश्मे की स्क्रीन पर चीजें पारदर्शी होने लगती हैं। राहुल की नज़र मेहमानों के पास रखे एक भारी सोफे पर पड़ती है। दरअसल जब जिया कुर्सी टूटने की वजह से फर्श पर गिरी थी, तब झटके से उसका फोन पर्स से निकलकर सीधे उस सोफे के एकदम नीचे अंधेरे कोने में जा छुपा था। राहुल मुस्कुराते हुए जिया के पास आता है और बड़े आराम से कहता है, साली साहिबा, परेशान मत होइए, मैं आपका फोन ढूंढ सकता हूँ। जिया ने चिढ़कर कहा, राहुल, हम सबने पूरा कोना कोना छान मारा है, फोन कहीं नहीं है। तुम्हारी आंखों पर क्या मोती लगे हैं जो तुम्हें दिख जाएगा? राहुल ने जिया की बात सुनकर उसकी आंखों में देखा, फिर उसकी ड्रेस के डीप नेकलाइन की तरफ एक शरारती नजर डाली और हल्के से खांसने का नाटक किया। ऊहूं, साली साहिबा, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था ना कि मैं चीजों के आर पार देख सकता हूँ। जिया ने अपना हाथ अपने चेस्ट पर रखते हुए गुस्से में कहा, देखो राहुल, ये मजाक का टाइम नहीं है। मेरा कीमती फोन खो गया है और तुम्हें अभी भी मजाक सूझ रहा है। राहुल उसकी बात को अनसुना करते हुए सीधे करण के पास जाता है और कहता है, करण भाई, जरा इस सोफे को हटाने में मेरी मदद करना। करण और राहुल मिलकर जैसे ही भारी सोफे को थोड़ा आगे खिसकाते हैं, उसके नीचे जिया का फोन चमकता हुआ दिखाई दे जाता है। यह देखकर वहां खड़ी सहेलियां और करण पूरी तरह शॉक रह जाते हैं। सब राहुल के इस दिमाग की तारीफ करने लगते हैं कि जहां किसी का ध्यान नहीं गया, वहां राहुल ने ढूंढ निकाला। सब लोग तारीफ करके वापस अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। जिया चुपके से राहुल के पास आती है और दबी आवाज में शक करते हुए कहती है, सच सच बताओ राहुल, तुमने ही मेरा फोन छुपाया था ना, ताकि तुम फिर से कोई नया गेम खेल सको? राहुल ने चश्मा थोड़ा नीचे सरकाया और मुस्कुराते हुए बोला, अरे नहीं साली साहिबा, इल्जाम मत लगाइए। शायद जब आप उस कुर्सी से गिरी थी, तब आपका फोन पर्स से फिसलकर सोफे के नीचे चला गया था। और अगर आपको अब भी मेरी जादुई शक्तियों पर भरोसा नहीं है, तो मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने इस सुंदर गाउन के नीचे क्या पहना है। जिया ने एक विजयी मुस्कान के साथ अपनी कमर पर हाथ रखा और टशन में बोली, अच्छा जी, तो बताइए, पर याद रखना, आज मैंने ब्लैक कलर बिल्कुल नहीं पहना है। राहुल ने अपनी कातिलाना और शरारती डेविल स्माइल दी और धीरे से जिया के कान के पास झुककर फुसफुसाया, मुझे पता है जिया, क्योंकि आज आपने अंदर पेस्टल ब्लू कलर पहना है। ये सुनते ही जिया के पैर जैसे जमीन में धंस गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वो पूरी तरह शॉक हो गई कि आखिर बिना देखे कोई इतनी सटीक बात कैसे बोल सकता है। इससे पहले कि जिया कुछ पूछ पाती, राहुल ने उसे एक नशीली स्माइल पास की, अपना चश्मा ठीक किया और बड़े टशन में हाथ हिलाते हुए वहां से चला गया। जिया वहीं खड़ी थरथराते हाथों से खुद को संभाल रही थी। देवर जी ने तो साली साहिबा का आज फिर से पोपट बना दिया। क्या जिया अब राहुल के इस चश्मे का सच पकड़ पाएगी, या फिर इस फ्लर्टी देवर के आगे वो अपनी ही दिल की धड़कनें हार बैठेगी? सस्पेंस का मीटर अब हाई हो चुका है। देखते रहिए अगला धमाकेदार एपिसोड। सोने की घड़ी, रेशम का लहंगा, देखा जो तुझे दिल बस यही कहता। फ्लर्टी देवर, इनोसेंट साड़ी, दिल की चल गई ये सवारी।